नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। हमारे एक पहले वीडियो में हमने चर्चा की है एंडोस्कोपी के बारे में। तो एंडोस्कोपी कई प्रकार की होती है, हमने बताया था आपको। उनमें से एक खास होती है जिसे कहते हैं कोलोनोस्कोपी। तो आज चर्चा करते हैं कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी वो जांच है जिसमें आपके गुदा के रास्ते पर एनल एक मशीन डाली जाती है, पतले से पाइप होता है, जिसके ज़रिए हम आपकी बड़ी आंत को पूरी तरह देख सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे कोलोनोस्कोपी एक उम्र के बाद सभी की जाती है, मैंडेटरी है, रूल बना हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोलोनिक कैंसर को पकड़ने का सबसे सुगम उपाय कोलोनोस्कोपी। तो क्या होती है कोलोनोस्कोपी? एक बड़ी सी ट्यूब होती है कोलोनोस्कोप, जो लाइट सोर्स से कनेक्टेड होता है, जिसको जब हम अंदर डालते हैं कैमरे को, एक तरह का कैमरा है, ट्यूबुलर कैमरा, और इसको जब हम अंदर कहीं डालते हैं तो हमें अंदर का चित्र बिल्कुल साफ दिखाई देता है और बहुत सी बीमारियां उससे हम पकड़ पाते हैं। जिसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें वो बीमारी है वो है कोलोनिक कैंसर। इसके अलावा कोलोनिक पॉलिप्स होते हैं जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, और असल में दुनिया में किसी भी देश में कोलोनोस्कोपी की परफॉर्मेंस को जज करने का तरीका यही है कि आप जो करने वाले डॉक्टर हैं वो कितने पॉलिप उसमें पकड़ पाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि पॉलिप कैंसर का पहला स्टेज हो। तो अगर आपने किसी की कोलन में, बड़ी आंत में पॉलिप पाया तो बहुत आसान है कि उसे आप कोलोनोस्कोपी के दौरान ही निकाल दें। जब आप निकाल देते हैं तो इसमें कैंसर होने की संभावना नहीं रहती। तो ये समझना है कि कोलोनोस्कोपी सिर्फ एक जांच नहीं है, इलाज भी। पहले समझते हैं कि कोलोनोस्कोपी की जांच से और क्या क्या बीमारियां आती हैं। मैंने आपसे कहा कि कोलोनिक कैंसर, कोलोनिक पॉलिप। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है हमारे देश में जो कॉमन है, उसको कहते हैं हम पेट की टीबी, यानी आइलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस। वो टीबी की बीमारी जो छोटी आंत से बड़ी आंत तक होती है। इसमें आंतों में छाले हो जाते हैं, आंत सक्रिय हो सकती है, आंत में से खून का रिसाव हो सकता है। इसको पकड़ने का सबसे बेहतर उपाय कोलोनोस्कोपी। इसके अलावा एक और बीमारी है जो दुनिया में व्याप्त है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, यानी वो बीमारी जिसमें आंतों में स्वतः ही छाले हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है, डायरिया होता है। ये भी एक इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता में कोई ना कोई दोष होता है जिसके कारण ये बीमारी पनपती है। तो हमने देखा कोलोनोस्कोपी से कोलोनिक कैंसर, कोलोनिक पॉलिप, आइलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस, कोलाइटिस या आईबीडी। आईबीडी के दो प्रकार होते हैं, क्रोन्स डिसीज़ और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दोनों ही कोलोनोस्कोपी के माध्यम से डायग्नोज किए जाते हैं। इसके अलावा तमाम अन्य बीमारियां हैं जो कोलोनोस्कोपी से डायग्नोज होती हैं, जैसे इश्केमिक कोलाइटिस, अमीबिक कोलाइटिस, और आंतों में होने वाली, बड़ी आंत में होने वाली सभी तरह की बीमारियां कोलोनोस्कोपी से वस्तुतः सामने दिखाई दे जाती। तो कोलोनोस्कोपी कैसे की जाती है? इसके लिए क्या कोई तैयारी लगती है? जी हाँ, आप आंतों को तभी साफ देख पाएंगे जब वो साफ हों, उनमें मल ना हो, उनमें कोई कहीं भी कोई टुकड़े या खाने का पदार्थ ना हो। तो इसके लिए एक प्रिपरेशन की जाती है, जिसके लिए एक दवा पीनी पड़ती है व्यक्ति को। इसको दो तरह से दे सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में हम लोग सुबह उनको 6 बजे से एक दवा पिलवाते हैं और उसके साथ काफ़ी सारा पानी पिलवाते हैं, और 6 से 10 के बीच में व्यक्ति वो पूरी दवा और पानी पी लेता है, और ऐसा करने से उसको 5, 6, 7 बार अच्छे से क्लियर मोशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। इसके ज़रिए उनकी आंतें पूरी तरह साफ़ हो जाती हैं। दूसरी एक स्प्लिट प्रिपरेशन भी होती है जो किसी किसी पेशेंट में हम देते हैं, यानी आधी दवा रात को पिला देते हैं और आधी सुबह पिलाते हैं, और रिज़ल्ट वही है कि आंतें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। जब लेट्रिन के रास्ते तरल आने लगे, पानी जैसा पदार्थ, मतलब समझ लेते हैं कि इसकी तैयारी हो गई, और फिर हम पेशेंट को कोलोनोस्कोपी करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि पेशेंट पेट साफ करके आ गया है, उसको डर होता है कि अंदर से जब इतनी बड़ी दूरबीन जाएगी तो उसे बहुत दर्द होगा। जी हाँ, किसी किसी पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के दौरान दर्द हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग सभी पेशेंट को सेडेशन में कोलोनोस्कोपी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस सेडेशन, यानी हल्की बेहोशी की दवा दी जाती है, जिससे व्यक्ति सुन्न हो जाता है, सो जाता है, और उसको इस जांच के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कई बार तो पेशेंट लेटते हैं और जब होश आता है तो कहते हैं जांच तो कर लीजिए। हम बताते हैं कि नहीं, आपकी जांच हो चुकी है। तो ये बहुत ही सुगमता से की जाती है, और वैसे बिना बेहोशी की दवा की भी हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं, पर निर्भर करता है इस पर कि किसी किसी के आंतों में घुमावदार रास्ता होता है और उसे कोलोनोस्कोपी के दौरान दर्द हो सकता है।
तो इसलिए प्रेफरेबल ये है कि कोलोनोस्कोपी हमेशा बेहोशी की दवा में की जाए। तो कोलोनोस्कोपी का एक और प्रकार होता है जिसको कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, यानी छोटा रूप कोलोनोस्कोपी का। कोलोनोस्कोपी मतलब आंत का पूरा रास्ता हम देखते हैं, एनल कैनाल से अंदर जाते हैं, रेक्टम, सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, एसेंडिंग कोलन, सीकम और टर्मिनल आइलियम, यानी आंतों का, छोटी आंत का आखिरी हिस्सा भी देखते हैं। ये नियम है कि हमको जब बड़ी आंत पूरी हम देख लेते हैं तो उस वाल्व के जरिए छोटी आंत में भी जाते हैं, ताकि हम ये भी समझ लें कि कोई बीमारी बड़ी आंत से छोटी आंत तक तो नहीं फैली हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और एक कोलोनोस्कोपी को कंप्लीट हम तभी मानते हैं जब आइलियोस्कोपी भी साथ में की जाए। जैसा मैंने बताया, इसका एक छोटा रूप भी होता है सिग्मोइडोस्कोपी, जिसमें हम सिर्फ आखिरी के रेक्टम और सिग्मोइड के पोर्शन तक ही देखते हैं। ये ज़्यादातर उन केसेस में यूज़फुल होती है जिनको लेट्रिन के रास्ते खून का रिसाव होता है, जैसे पाइल्स देखना हो, फिशर देखना हो, पॉलिप देखना हो, फिस्चुला देखना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सिग्मोइडोस्कोपी ही पर्याप्त है। कई बार हम लोग फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी नहीं करते। तो इसका एक एडवांटेज और है सिग्मोइडोस्कोपी का, कि इसमें पूरी प्रिपरेशन नहीं देना पड़ती। ये नहीं कि पेशेंट को सुबह से दवा पिलाना है, केवल एक सिंपल एनिमा देके सिग्मोइडोस्कोपी की जा सकती है। तो किन पेशेंट्स को कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कराना चाहिए? जैसा मैंने कहा, जिनको खून, टट्टी के रास्ते में खून जाता हो, सबसे पहला रीज़न वो है, या जिनको कब्ज़ रहती हो, स्पेशली वो लोग जो पहले कब्ज़ नहीं रहता था और अब नियर पास्ट में उनको कब्ज़ रहने लगा है। पहले रोज़ाना 1 या 2 बार लेटरिन जाते थे, अब 2 दिन में 1 बार जाते हैं। ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इनकी कोलोनोस्कोपी होना चाहिए। वहीं तीसरे वो लोग जिनको दस्त लगता है या दस्त में खून आता है, तो उनको कोलाइटिस हो सकता है, उनकी ये जांच होना चाहिए। तो अब यहाँ आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोलोनोस्कोपी की जांच से बिल्कुल ना घबराएं। हमारे देश में हालांकि ये नियम अभी नहीं है, लेकिन यूएस में या बहुत से ऐसे देशों में ये नियम है कि 45 वर्ष के जब आप हो जाते हैं तो आपको एक कोलोनोस्कोपी कराना आवश्यक है, और अगर आप नहीं कराते तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस से निकाल देती है, क्योंकि ये नियम है उस देश का कि आपको ये कराना ही है, क्योंकि वहाँ पर कोलोनिक कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश से ज़्यादा है। पर अब हमारे देश में भी कैंसर बढ़ रहा है, और उसमें से कोलोनिक कैंसर प्रमुख, ये चौथा वो कैंसर है मेल्स में जो हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो कोलोनिक कैंसर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि हम तो कोलोनोस्कोपी कराना ही नहीं चाहते, आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव बता दीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई उपयुक्त ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर इससे इन्फीरियर है, यानी उतनी अच्छी जांच तो नहीं रहेगी, पर फिर भी कुछ हद तक हमें पता चल जाएगा अगर हम एक वर्चुअल कोलोनोस्कोपी यानी एक सीटी स्कैन करा लें, जिसमें कि हमें पूरी आंतों का एक पिक्चर मिल जाता है। तो ये किया ज़रूर जा सकता है, पर बेहतर होगा कि अगर आपकी बड़ी आंत में किसी बीमारी का संदेह है तो आप कोलोनोस्कोपी ही कराएं, उससे बिल्कुल न डरें। ये बहुत आसानी से की जाती है। हर टेस्ट के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसमें भी होते हैं। इसमें भी 1000 केस में से 1 केस में कोलन में इंजरी हो सकती है, जिसको हम परफोरेशन कहते हैं। बहुत रेयर केस में किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो पर ये इसके फ़ायदों के मुकाबले ये कॉम्प्लिकेशंस नगण्य हैं, और अगर होते भी हैं तो इनको समय पे डिटेक्ट कर लिया जाता है और वहीं ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। तो कोलोनोस्कोपी से बिल्कुल घबराएं नहीं, और आपका डॉक्टर अगर कहता है कि इसे कराना है तो ज़रूर कराएं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, उसका उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार।